आपको लगता है कि जो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो डिजिटल इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हो रही है, क्या टेलीविज़न इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, या ये रिवाइव होगी किसी और ढंग से, किसी और तरीके से, या ये दौर सिर्फ अब आने वाले कई सालों तक डिजिटल कंटेंट का होने वाला है? मुझे लगता है कि टीवी जो है, टीवी को हम सिर्फ एक अब लार्ज स्क्रीन मान सकते हैं. इट इज़ द बिग स्क्रीन, इट इज़ नॉट टीवी, इट इज़ द बिग स्क्रीन. सो हमको बिग स्क्रीन एंड स्मॉल स्क्रीन इस फॉर्मेट पे काम करना चाहिए. बिग स्क्रीन इज फॉर लॉन्ग फॉर्मेट्स लाइक वेब सीरीज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट. स्मॉल स्क्रीन इज फॉर न्यूज़, रील्स एंड स्मॉल कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट. तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें आसानी होगी. कोई भी फॉर्मेट हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं होता. देखिए, जब सिर्फ अखबार आते थे और फिर रेडियो आया तो लोग सोचते थे कि अब तो समाचार रेडियो पर आ जाएंगे, अखबार ख़त्म हो जाएंगे. रेडियो के बाद टीवी आया तो लोगों ने कहा रेडियो ख़त्म हो जाएगा. टीवी के बाद इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा टीवी ख़त्म हो जाएगा. कुछ ख़त्म नहीं हुआ. आज हमारे पास प्रिंट भी है, टीवी भी है, रेडियो भी है, इंटरनेट भी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि थोड़े दिन के लिए एक बदलाव की तरह आती हैं. जैसे कि आपका .com बबल आया था, तो शुरू में सब कुछ .com में आने लगा था, लेकिन वो भी समाप्त हो गया, ज़्यादा रुक नहीं पाया. टीवी तभी सर्वाइव करेगा जब टीवी अपना फॉर्मेट बदलेगा. और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी फॉर्मेटिंग एकदम सही है, स्पोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, वेब सीरीज़, OTT, एंटरटेनमेंट सब ठीक है. दीज आर ऑल लॉन्ग फॉर्मेट्स. जिसको अपना फॉर्मेट बदलना होगा वो है न्यूज़. अगर न्यूज़ इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनका कंटेंट टीवी पर देखा जाए तो उनको अपना कंटेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन पावर और चेंज हो रहा कंटेंट है. में आपको एक्सक्लूसिविटी लानी पड़ेगी. लोग एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन को बड़े स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते. उसको वो अपने मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर देखेंगे और वहीं कंज्यूम कर लेंगे. तो अगर हमने उसको समझ लिया तो देन तो न्यूज़ इंडस्ट्री ऑन टीवी विल सर्वाइव. अदरवाइज थोड़े दिनों के बाद न्यूज़ जो है वो पूरा टोटली शिफ्ट हो जाएगा छोटे स्क्रीन पर, और लोग सिर्फ मोबाइल पर या यूट्यूब पर या ऐसे उसको देखना शुरू करेंगे. क्योंकि बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस हम नहीं दे रहे उनको. बड़ी स्क्रीन होती है एक्सपीरियंस के लिए. सो जब तक वो एक्सपीरियंस ना दें हम, न्यूज़ में एक्सपीरियंस आ सकता है अगर आप उसकी स्केलिंग करें. कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको उसका स्केल अप करना पड़ेगा. उसके लिए आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आउट ऑफ उसको द देना बॉक्स पड़ेगा. जा करके सोचना पड़ेगा. अपना प्रोडक्शन आपको ठीक करना पड़ेगा. यू विल हैव टू क्रिएट बिगर स्टार्स विद स्टार पावर. आज न्यूज़ इंडस्ट्री में कितने ऐसे स्टार्स हैं जिनको देखने के लिए लोग आ जाएं. वेरी फ्यू इवन टुडे. जब तक आपके पास स्टार्स नहीं है तब तक आप लोगों को बड़ी स्क्रीन तक खींच कर नहीं ला सकते. बड़ी स्क्रीन में छोटी स्क्रीन में फ़र्क है कि छोटी स्क्रीन आपके हाथ में है, आपको किसी को खींच कर लाने की ज़रूरत नहीं है. बड़ी स्क्रीन पे आपको इनवाइट करके लाना पड़ता है कि आप यहाँ आइए, इस कमरे में आइए, यहाँ इस टीवी को ऑन कीजिए, इसमें ये वाला चैनल लगाइए और फिर मुझे देखिए. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच इज़ नॉट पॉसिबल नाउ. अच्छा, एक और चेंज जो पिछले कई सालों में, लगभग 10 सालों में, मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो 10 सालों में देखने को मिला है कि पहले 10 साल पहले एक डिवाइड होता था. इंग्लिश एंकर्स, इंग्लिश प्रेजेंटर्स, इंग्लिश जर्नलिस्ट, हिंदी एंकर्स, हिंदी प्रेजेंटर, हिंदी जर्नलिस्ट, वो एक बहुत ही क्लियर डिवाइड था. लेकिन अभी पिछले 10 सालों में ये डिवाइड ख़त्म हो रहा है. अक्सर जो इंग्लिश का जो कंटेंट था उसको बहुत एलीट, बहुत ही क्लास ओरिएंटेड, बहुत ही कंटेंट स्पेसिफिक वो देखा जाता था. लेकिन अभी 10 सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे इंग्लिश के भी एंकर्स हैं जो बाइलिंगुअल हो रहे हैं और हिंदी को भी उतना ही एम्ब्रेस कर रहे हैं जितना इंग्लिश को. ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट चेंज देखने को मिला है. हाँ, तो ये एक्चुअली जो इंग्लिश चैनल्स हैं उनका हिंदीकरण हुआ है. आप देखेंगे कि स्पेशली जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उसमें जो नेता आते हैं, जो स्पीकर्स आते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं. तो वो डिबेट में काम चलाऊ अंग्रेज़ी बोलते हैं और फिर हिंदी का सहारा लेना शुरू कर देते हैं. एंकर्स के साथ भी यही है. जो सब्जेक्ट इंग्लिश चैनल्स अब पिक कर रहे हैं वो मास बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं. देखिए, पहले इंग्लिश चैनल्स का जो सब्जेक्ट होता था, विषय, वो बड़े एलीट विषय तय करते थे. अब वो भी मास व्यूअरशिप के पीछे जा रहे हैं.
अंग्रेज़ी चैनल्स को पहले ये क्लैरिटी थी कि आई एम ओनली फॉर द क्रीमी लेयर। अब अंग्रेज़ी चैनल भी हिंदी चैनल के साथ compete करना चाहता है और वो सोचता है कि लोग मुझे देखें और मैं मास विजिबिलिटी का ये मास सवाल विजिबिलिटी रहेगा। के चक्कर में जी, आ जाए। जी। और हिंदी जो चैनल वाला आदमी है वो भी थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी बोलने लगा है अभी। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो अभी अंग्रेज़ी भी देख लेते हैं, हिंदी भी देख लेते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे हम एक बार इंग्लिश प्रेस को एक ज़माने में जो एक्सक्लूसिविटी दिया करते थे, वो एक्सक्लूसिविटी अब ख़त्म हो गई है। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आप हिंदी चैनल देख लीजिए, अंग्रेज़ी देख लीजिए, आपको बराबर का शोर दिखेगा। देखिए एक और बड़ी बात ये, पहले इंग्लिश चैनल में शोर नहीं होता था। जी। अब इंग्लिश चैनल्स में भी उतना ही शोर है जितना हिंदी चैनल में है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन लगातार बना हुआ है सर्वाइवल का, एक सर्वाइवल का सवाल बना हुआ है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो जो ट्रेंड फॉलो करने की बात है कि नहीं फॉलो करेंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। तो इससे वही बात सामने आती है, देखिए कि जो आप न्यूज़ दिखा रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या है। मंशा अपने व्यूअर को इन्फॉर्म करने की है, मंशा इस देश को मजबूत करने की है, इस समाज को मजबूत करने की है, या मंशा अपने सर्वाइवल की है, या मंशा पैसा कमाने की है। आप कोई खबर, कोई कैंपेन क्यों चला रहे हैं? मंशा क्या है? क्या मंशा ये है कि मेरी डूबती व्यूअरशिप वापस आ जाए? क्या मंशा ये है कि अभी लोग मुझे देखना बंद कर चुके हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग मुझे देखने लगेंगे? या मंशा में ईमानदारी है? तो जब तक आपका बिजनेस इंटरेस्ट इज टेकिंग ओवर, तब तक मीडिया में वो ईमानदारी नहीं रहेगी। देखिए सिर्फ यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको शुद्ध चीज़ बेचकर पैसा कमाना चाहिए, मिलावटी चीज़ बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको हमें भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर अच्छा इलाज करके मरीज़ को ठीक करके भी बढ़िया पैसा कमा सकता है। उसको गलत रिपोर्ट देके ज़बरदस्ती ऑपरेशन सर्जरी करके पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वकील अच्छा काम करके बढ़िया ईमानदारी से पैसा कमा सकता है। ऐसे ही मीडिया अच्छा काम करके शुद्ध कंटेंट देकर अच्छी मंशा के साथ पैसा कमा सकता है। आपको उसमें मिलावट करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपकी मंशा सही होगी, मनी विल बी अ बाई प्रोडक्ट। मैं मेरे केस में आपको बता सकता हूँ, मैंने कभी एज सच पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया। मैंने अच्छा काम किया और मैं ये सोचता था कि मुझे देश के हर परिवार तक पहुँचना है। पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट की तरह है। आप अच्छे डॉक्टर हैं और आप लोगों को ठीक कर देते हैं तो पैसे तो अपने आप ही आ जाएंगे। आप अच्छी फिल्म बनाइए, ये सोच के कि मुझे अच्छी फिल्म बनानी है, तो अपने आप से फिल्म हिट होगी, पैसा आएगा। पर आप सोचेंगे कि मैं इस फिल्म में ये गाना इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये आइटम सॉन्ग चल जाए और फिर पैसे आ जाएं, तो वो बेईमानी है। मीडिया में ये बेईमानी काफ़ी ज़्यादा है। इस बेईमानी से अगर हम बाहर आ गए तो आप ईमानदारी से और शुद्ध कंटेंट देकर पैसा कमा सकते हैं। मगर सुधीर जी, कहाँ ये शुद्ध कंटेंट, लोगों की अगर मैं नज़र से पूछूं तो कहाँ शुद्ध कंटेंट चलता है? जो मीडिया का ये रहा है कि सेंसेशनलाइजेशन, अगर जब तक सेंसेशनल नहीं होगा या जब तक हाई डेसिबल वॉल्यूम नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। हालांकि अब टेकर्स इसके बहुत कम हो गए हैं जब से ये पॉडकास्ट का कल्चर आ गया है। आपसे इंस्पायर होकर के बहुत सारे एक्सप्लेनर्स, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स और ऐसे पॉडकास्टर्स भी आ रहे हैं जो कोई जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन अच्छा रिसर्च, हिस्टोरिकली एक रिसर्च कंटेंट लेके आ रहे हैं और जिनको हम कह रहे हैं कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मगर टेलीविजन अभी भी उसी लाइन पे सरवाइव कर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि टेलीविजन को अभी बार्क ने अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है। और बार्क जो है, यानी जो आपका टीआरपी का सिस्टम है, वो इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि आप जितना उसमें सस्ता और मसालेदार कंटेंट डालेंगे उतना ज़्यादा वो आपको रिटर्न देगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि कैसे होगा शुद्ध कंटेंट? तो इसके लिए सारी इंडस्ट्री को उठ के सबसे पहले अपने टीआरपी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। भारत सरकार को उसके पैरेलली एक ईमानदार और सही एक सिस्टम लाना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड इंडिकेटिव रेटिंग सिस्टम। हमारे देश को जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक ईमानदार और एक्यूरेट रेटिंग सिस्टम की है। आज हम जानते ही नहीं हैं कि असल में कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। हमारे पास एक फेक रेटिंग सिस्टम, रेटिंग आ रही है, फेक टीआरपी आ रही है और फिर उस
टीआरपी के चार्ट को देखकर हम वैसा ही कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने देखा कि मैं जितना वॉर दिखाऊंगा, रशिया यूक्रेन वॉर, उस पर उतनी रेटिंग आएगी। मैं जितना ज़्यादा चिल्लाऊंगा, मुझे उस पर उतनी ज़्यादा रेटिंग आएगी। एक एंकर चिल्लाता है, उसकी रेटिंग आती है, फिर दूसरा एंकर भी चिल्लाता है, फिर उसकी भी रेटिंग आती है, फिर तीसरा चिल्लाता है। एक एंकर ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसकी रेटिंग आ जाए तो दूसरा एंकर भी शुरू करेगा, फिर तीसरा भी करेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको कोई कारण है, सिर्फ इसलिए कि उसको भी वैसा बनना है, वो ट्रेंड है। ये इस ट्रेंड को हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं तो आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूँ, डीएनए में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सफल रहा। ब्लैक एंड वाइट में ऐसा कुछ भी नहीं था, डी कोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। डी कोड के ही मैं अभी अगर आपको हाल के पिछले 6 महीने के अपने सब्जेक्ट्स बता दूं, एक बार हमने किया था कि जो हमारे देश में जो वृद्ध लोग हैं, जो आपके परिवार में दादा दादी हैं, उनको आप डिजिटली अवेयर करिए, उनको सिखाइए कि कैसे सोशल मीडिया चलता है, इंटरनेट कैसे चलता है, उनको ट्रेनिंग दीजिए। मिलावट पर हम कैंपेन करते हैं, खाने पीने की चीज़ों पर, स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर करते हैं और लोग देख लेते हैं। आजकल ये जैसे मैंने बोला कि वो जो लाइन है ना वो ब्लर हो रही है, एक ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट की जो कैटेगरी है उसमें, और ये यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। और अगर मैं पूछूं कि एथिकली क्या सही है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं, पढ़ करके इंस्टीट्यूट्स में, मीडिया इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करके, डिग्री ले करके, सर्टिफिकेशंस ले करके वो इंडस्ट्री में तैयार होकर के आते हैं एथिकल ग्राउंड्स पे कि क्या सही है क्या नहीं, पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन एक तरफ ये पूरा एक कैटेगरी जो नई है, जो डिजिटल लैंडस्केप को इस वक्त डोमिनेट कर रही है, कैसे इस पूरे सिनारियो को देखते हैं? और आने वाले 10 सालों में कह रहे हैं ये और इवॉल्व हो रही है, जो हमारे प्रोडिक्शन से और इवॉल्व, डिजिटल इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी बहुत इवॉल्व होने वाली है। तो आप कहाँ ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट को इस पूरे एरिया में कहाँ देखते हैं? आज नहीं तो कल लोगों को ये बात समझ में आएगी कि अगर आपको एक सड़क पर चलना है, हाईवे पर चलना है, तो रूल्स और नियमों के साथ ही आप चल सकते हो। जो अभी आप देखते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं और जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, असल में ये एक ऐसी सड़क है जहाँ पे फ्री फॉर ऑल है। वहाँ पे ना कोई रॉन्ग साइड है ना राइट साइड है, ना वहाँ पे कोई ग्रीन लाइट है ना रेड लाइट है। आपका जैसा मन करे वैसे चलिए। तो शुरू में हो सकता है हम अपने दर्शकों को भी अगर ये कहें कि भाई एक ऐसी सड़क है जहाँ जैसे चाहे चलाओ, कितनी भी स्पीड पे चलाओ, तो वो भी शायद उसी सड़क से जाना चाहेंगे। और जहाँ उनको ये बताया जाए कि आप कोई भी नियम तोड़िए, कोई चालान नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, आपने दिल्ली से मुंबई एक रोड बनाई और उस रोड पे आपने कहा कि इस रोड पे ना तो कोई टोल है, ना इस पे कोई चालान है, आप कैसे भी गाड़ी चलाइए, 150 की स्पीड, 200 की स्पीड, रॉन्ग साइड, राइट साइड, कैसे भी चलाइए। बस वालों को पूरी छूट है, आप ओवरलोड करके चला सकते हैं। और ट्रक वालों को भी पूरी छूट है कि आप अपनी कैपेसिटी से डबल माल लाद के इसमें चला सकते हैं। तो सारे लोग कुछ समय के लिए वहीं जाएंगे। अभी डिजिटल में यही हो रहा है। एक ऐसी रोड बनी है जिसमें कोई यहाँ नियम तो नहीं है। एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस तो रहेंगे। अब एक्सीडेंट होने शुरू होंगे, हो भी गए हैं, शुरू होंगे। और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई आपको वहाँ जाना है जहाँ डिसिप्लिन है, नियम कानून से काम हो रहा है, जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी है। बड़ी संस्थाओं में लेयरिंग होती है। आज स्थिति है कि अगर एक संपादक भी चाहे बड़े न्यूज़ रूम में, वो अपनी मर्जी से किसी स्टोरी को प्लांट नहीं कर सकता। ना तो किसी स्टोरी को रोक सकता है और ना किसी को चलवा सकता है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी लेयरिंग है एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। यूट्यूबर्स क्या है, एक वन मैन शो है, जिसको हम कहते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग। मगर बहुत सक्सेस रेशो है सुधीर जी इस वक्त, बहुत बहुत मतलब कि जो बेचारे जर्नलिस्ट हैं, जो जिन बच्चों को जैसे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो सोचते हैं अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, पैसा भी नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में इतना, क्यों ना मैं अपना ही चैनल शुरू कर दूं, कंटेंट क्रिएट करूं और मुझे उतना पैसा मैं जनरेट कर सकता हूं आराम से, जितना मैं शायद इंडस्ट्री में रह करके 2-3 साल लग जाए मुझे। हाँ, लेकिन वो वही वाली बात है कि आपको एक मदारी की तरह बनना पड़ेगा। फिर एक तमाशा आपको रोज करना पड़ेगा। जिस दिन आपका तमाशा कमजोर हो गया, उस दिन आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपकी क्षमता कितनी है हर रोज तमाशा करने की, मदारी की तरह हर रोज वैसा ही एंटरटेनिंग शो करने की जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। और कौन जानता है, यूट्यूब अपने आप जो जितना आपको आज पैसा मिल रहा है थर्ड पार्टी ऐप से,
जिस दिन उन्होंने अपने नियम चेंज कर दिए और उस पैसे को कम कर दिया, उस दिन आप क्या करेंगे? और पत्रकारिता करने के लिए अगर आप आए हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अनुशासित सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, जैसे एक डॉक्टर आता है, वो एक अस्पताल में काम करता है, वो सड़क पे बैठ के फेरी नहीं लगाने लगता। ये वही वाली बात है, अगर आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना है तो आपको अच्छे अस्पताल में जाके अपॉइंटमेंट लेके उसकी फ़ीस दे के तब आपको सही राय मिलेगी। और अगर आपको नीम हकीम खतराए जान वाले आदमी से मिलना है तो किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, ही विल गिव यू अ ट्रीटमेंट। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसको मैं ऐसे ही वो करता हूँ। लेकिन कुछ दिन तक ये चलेगा, फॉर सम टाइम, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम अपने आप ही एक्सपोज होके ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, जो मैं भविष्य में देखता हूँ, और वापस लोग ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्लभ सही जानकारी हो जाएगी। आप देखिएगा, आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर विल बी अ प्रीमियम ऑन राइट इन्फॉर्मेशन, और सही इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढ के भी कहीं नहीं मिलेगी। तो उस दिन आप क्रेडिबिलिटी को ढूंढेंगे, उस दिन आप विश्वास को ढूंढेंगे कि किस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि इंसानी रिश्ते अभी कितने कमज़ोर हो गए हैं। हम जो भी इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे करते हैं, अपनी सारी भावनाएं हम इमोजीज़ के ज़रिए करते हैं। किसी के जीवन में कुछ ख़राब हुआ तो एक रोने वाली इमोजी भेज दी, खुश हुए तो एक स्माइली भेज दी। वो जो संपर्क होता था एक दूसरे के सामने बैठने का, वो ख़त्म हो गया है। आगे चल के यही चीज़ सबसे मुश्किल होने वाली है। आपको बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, आपकी बात समझने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा, आपको पैसा देके एक आदमी को सामने बैठाना पड़ेगा जो आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सके। विदेशों में तो खैर ये हो रहा है, जिसको काउंसलर्स बोलते हैं, वो तो आपकी बातें सुनते हैं। हम लोग पश्चिमी देशों से 20 से 30 साल पीछे रहते हैं। जो करके वो ख़त्म कर चुके हैं वो हमारे यहाँ शुरू हुआ है। अब हमें 20 साल लगेंगे, और 20 साल के बाद आज आप देखिएगा हमारे देश में भी ऐसे ही होगा। आप पैसा देके एक आदमी को लाएंगे और कहेंगे कि मुझसे 1 घंटे बात कर लीजिए, और जो मैं कहना चाहता हूँ बस मेरी बात सुन लीजिए। बस ये नेक्स्ट यही होने वाला है।